So hello students, আজি আমার মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ক্লাস নাম্বার 8 লাস্ট ক্লাস মানে ক্লাস নাম্বার 7 ত লাস্ট লৈকে আমি 1865 লৈকে আহিছিলো 1862 1861 তাতে আমাৰ যেনেকৈ অবভিয়াসলি সিপয় মিউটিনি ৰিভল্ট অফ 1857 ত যে সিপয় মিউটিনি হয় এটো আমাৰ ডিসকাশন হৈছিল ইয়াৰ লগত ফার্স্ট ভাইসরয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1858 আহিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ভাইসরয় বনাই দিয়া হল ফার্স্ট ভাইসরয় হল লর্ড ক্যানিং এইবিলাক ডিসকাশন হৈ গৈছিল ইয়াৰ পিছত আমি লর্ড এলগিন 1 1862 লর্ড এলগিন 1 তেতিয়া বাৰু ভাইসরয় আছিল আৰু এই সময়ত ইন্ডিয়ান তিনিটা হাইকোর্ট বনোৱা হল কলকাতা বোম্বে মাদ্ৰাজ হয়নে এটো আমাৰ ডিসকাশন হৈছিল নেক্সট 1865 इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करा হৈছিল फर्स्ट टाइम इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब आया था 1865 में कौन लाए थे तब जो वाइसरॉय था लॉर्ड जॉन लॉरेंस ठीक है अभी हम लोग कहानी को 1865 के आगे लेके जाएंगे और आज का क्लास आज ही क्लास तो बड़ो অলপ বেশি এঙ্গেজিং ইন্টারেস্টিং প্লাস ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ ইম্পর্টেন্ট কারণ আমার আজি ক্লাসত আমার অলপ ইম্পর্টেন্ট বস্তুখিনি পাম যিবিলাক আমার এক্সামৰ কাৰণে মানে বেশি আহে আৰু ফ্ৰিকুৱেন্টলি আহে ঠিক আছে ওকে সো লেটস স্টার্ট 1869 ইয়ার 1869 এই সময়ত ইন্ডিয়াৰ ভাইসরয় আছিল কোন লর্ড মায়ো ইন্ডিয়ান ভাইসরয় কোন আছিল লর্ড মায়ো ইয়ার আছিল 1869 লর্ড মায়ো নিশ্চয়কে ইন্ডিয়ার বড় ভাইসরয় আছিল বাট 1869 আমার কারণে একটা স্পেশাল ইয়ার বিকজ এই 1869 ৰ যদি আমি চাও 2nd অক্টোবর 1869 এই পার্টিকুলার ডেট তো আমার কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট কারণ কি এই পার্টিকুলার ডেটত জন্ম হৈছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এম কে গান্ধী मोहनदास करमचंद गांधी अभी बिफोर गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली आमार जो स्टाडी हम जो कमेंट्री हम मोर फाলৰ পৰা जो कमेंट्री आपलोके पाबो बा जो लेक्चर पाबो एटो ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू আৰু एग्जाम स्पेसिफिक माने एग्जामत जी बस्तु आহে আৰু বা আহিব পাৰে बट এটা বস্তু এটো नॉर्मली तो सदाय और হয় और शायद आप लोग में भी ऐसा होगा बहुत लोग गांधी को महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी नहीं होता तो इंडिपेंडेंस आगे मिल जाता गांधी नहीं होता तो भगत सिंह का फांसी रुकवाया जाता था गांधी नहीं होता तो ये होता गांधी नहीं होता तो वो होता ऐसे हम लोग बहुत अक्सर कमेंट करते हैं और ये बहुत नॉर्मल है ये बहुत होता है ये चीज लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑब्वियसली जैसे कि मैं कल लास्ट क्लास में भी बोला था इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल हैव द राइट टू स्टेट व्हाट वी फील माने আমি যেটো ফিল কৰো ফ্रीडम ऑफ स्पीच আমাক যেটো দিয়া আছে আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰো बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मिलता है उसके ऊपर बेस करके ना बोलना ही शायद सही होगा है ना आज हम लोग जैसे बॉर्डलैंड यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ये सब आसाम का जितना भी यूनिवर्सिटी है इससे ज्यादा चलता है आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उसमें जो आता है हम लोग उसको सच मान लेते हैं बिना कोई रिसर्च के बिना कोई पढ़ाई के जो कि बहुत बड़ा गलत एक चीज है तो गांधी हो या कोई भी हो इसके अगेंस्ट अगर आपको उंगली उठाना है या कुछ बोलना है या क्रिटिसाइज करना है या सोशल मीडिया में कुछ लाइक्स या कुछ कमेंट या कुछ शेयर के लिए बेफालतू का बात करने से पहले एक बार जरूर हिस्ट्री बुक उठा के देखना चाहिए हम लोग में इंडिया में अच्छे हिस्ट्रियन है जिनका बुक पढ़ने से जैसे रामचंद्र गुहो उनका वन ऑफ द इंडियन का टॉप हिस्ट्रियन उनको बोला जाता है उनका बहुत अच्छा किताब है स्पेक्ट्रम जो राजीव बाहिर का किताब है जिसको यूपीएससी वाले उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये एक बाइबल या कुरान जैसा होगा इसको बिना पढ़े आप नहीं जा सकते सो अपने এনেকে কিতাপ পঢ়াৰ পিছত যদি কমেন্ট কৰে বস্তুখিনি তেতিয়া আৰু জাস্টিফাইড আদার দেন দ্যাট হোয়াটসএপত কোনেবা আৰু কিবা পঠালে এটো অলপ পঢ়াৰ পিছত কিবা কমেন্ট কৰাটো বেয়া কথা আৰু ठीक है ओके अभी देखिए मैं ऑब्वियसली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इधर नहीं दे रहा हूं मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू में आपका मैं नोट बनाया हूं जो चीज मुझे किताब में मिला है मैं उस हिसाब से चीज को बोल रहा हूं और उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन मेरा ओपिनियन नहीं अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन मोहनदास करमचंद गांधी एम के गांधी
was literally a hero. তেখেতে যদি কিবা কাৰণত মই আমি অলপ পিছতে গম পাম বাৰু एम के गांधी अगर इंडिया में कुछ साल बाद आते तो शायद इंडिपेंडेंस और कुछ साल बाद मिलता। क्या है क्यों है हम लोग आगे चल के देखेंगे, जो भी हो। सो 22 अक्टूबर 1869 मोहनदास करमचंद गांधी एम के गांधी जन्म हॉल को, कहां पे इनका जन्म हुआ था, जगह तो पता होगा कहां पे इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर काठियावाड़, ठीक है। उसका जहां पे जिस स्टेट में जन्म हुआ था स्टेट का नाम है गुजरात, गुजरात और कौन डिस्ट्रिक्ट काठियावाड़, काठियावाड़ और कौन जगह पोरबंदर। क्लियर। सो मोहनदास करमचंद गांधी टुक बर्थ इन द ईयर 1869, 2 অক্টোবৰ 1869 গুজরাট কাঠিয়াवाड़ পোরবন্দর থেকে জন্ম হয়েছিল। ওকে, এই কারণে আমি 2 অক্টোবর আমি ন্যাশনাল হলিডে হিসেবে সেলিব্রেট করো এজ গান্ধী जयंती। এই কারণে 2 अक्टूबर लिखी लोगों पारे बारू 2 अक्टूबर गांधी जयंती हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अभी गांधी महात्मा गांधी का अगर आप फैमिली के बारे में थोड़ा देखेंगे, आगे जाए, महात्मा गांधी का अगर फैमिली के बारे में देखेंगे, एम के गांधी जी पार्टिकुलर फैमिली पर তেখেতে বিলং কৰিছিল, এটা একটা ওয়েলদি রয়্যাল ফ্যামিলি আছিল, মানে रॉयल फैमिली रिच फैमिली और बहुत धनी फैमिली আছিল। क्लियर। तो रिच फैमिली से बिलोंग किए थे। सन ऑफ देवतार नाम की আছিল करमचंद गांधी, देवतार नाम আছিল करमचंद गांधी और मान नाम की আছিল पुतलीबाई, ठीक है। तो करमचंद गांधी और पुतलीबाई का से एक लड़का जन्म हुआ, नाम था गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अभी 1869 ऑब्वियसली आप लोग এটা কনফিউশন হ'ব পাৰে, আপোনালোকে যেতিয়া আমি লাহে লাহে যেতিয়া অলপ যাম আৰু 1947 লৈকে যেতিয়া যাম, আপুনি যাতে না এনেকে পাব যে গান্ধীয়ান এৰা বুলি পাব। সো বহুতে কি ভাবে গান্ধী যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা গান্ধীয়ান এৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, নহয়। গান্ধী 1869 জন্ম হল, ইয়াৰ পিছত আমি চাম বহুত বছৰলৈকে গান্ধীৰ কোনো ইণ্ডিয়াত কোনো কন্ট্ৰিবিউশন নাছিল, বিকজ তেখেতে ইণ্ডিয়াতে নাছিল বাৰু, তেখেতে মেইনলি সাউথ আফ্ৰিকাত বহুত এটা দীঘলীয়া টাইমলৈকে তেখেতসকলে সাউথ আফ্ৰিকাত আছিল তেখেত, ইয়াৰ পিছত ইণ্ডিয়াত তেখেতক মাতা হৈছিল, ঠিক আছে। সেটা আমরা देरी साम बारू। सो गांधीयन एरा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधीयन एरा कौन से ईयर से आपका गांधीयन एरा शुरू हुआ था, वो आपका होगा 1915 और पूरा 1947 को है गांधीयन एरा, ठीक है। बहुत टाइम আছে বাৰু, এটা আমি অকল 1869 ত আহি পাইছো, हो गया। अभी आगे आते हैं 1871 1872, 1871 और 1872 ईयर आपका होगा 1872 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, कारण कि এই পার্টিকুলার এই বছরত এই টাইম স্পেনত ইন্ডিয়ার ফার্স্ট सेंसस হৈছিল, फर्स्ट सेंसस इंडिया में किया गया था 1871 से लेकर 1872 के बीच में। और जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन फर्स्ट सेंसस করেছিল, এটার নাম কি আছিল, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेंसस का मतलब पता है ना क्या होता है, सेंसस का मतलब पता है, जनगणना जिसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर जगह में कितने आदमी है, कितने पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में बोड़ो आदमी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, असमीज कितने हैं, बिहारी कितने हैं, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। अगर कोकराझार का सेंसस किया जाएगा तो ये सब चीज उसमें लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं सेंसस करना। सेंसस सिर्फ आपका पॉपुलेशन का नहीं होता है, हालांकि এই যে সেন্সাস যেটো 1871 আৰু 72 হৈছিল, এই সেন্সাস নিশ্চয়কৈ বাৰু পপুলেশনৰ সেন্সাস, মানে ইন্ডিয়াত কোন ৰাজ্যত কিমান পপুলেশন আছে, এই পপুলেশনত কোন কোন মানুহ ধৰ্ম কি, কিন্তু গোটেইখিনি এই সেন্সাসত মানে বস্তুখিনি ওলাই আহিছিল বাৰু। বাট সেন্সাস जब किया जाएगा কিবা এটা পার্টিকুলার জায়গা যদি সেন্সাস किया जाए তাতে কিন্তু फ्लोरा और फौना है, माने ये पर्टिकुलर जगह में कौन सा फूल ज्यादा मिलता है,
कौन सा सब्जी ज्यादा मिलता है, कौन सा एनिमल ज्यादा मिलता है, ये सब भी आपका एक सेंसस का, ये सेंसस, ये तो पॉपुलेशन का सेंसस है। दूसरा सेंसस इसको भी बोला जाता है कि इस जगह पे हम लोग, जैसे मैं एक पहले भी इसको बोला था, अगर आप किसी जगह को कैप्चर करने जाएंगे, जो ब्रिटिश किए थे, तो पहले उसका अच्छी तरह स्टडी किया ताकि मुझे पता चले किस जगह का क्या हालत है ना। मैं बहुत कुछ करके एक बिजनेस को ले लिया, बाद में पता चला बिजनेस में मेरा प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या फायदा होगा। तो उससे पहले थोड़ा स्टडी करना जरूरी है। तो ये आपका फर्स्ट सेंसस किया गया था 1871-72 में। और एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोलो हमारे बेलेग बेलेग ऑर्गेनाइजेशन बेलेग बेलेग वस्तु करे है ना, नहीं सो तो जी ऑर्गेनाइजेशन है सेंसस कोइसिल, जो नाम है स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। 1872 1872 1872 আরো একটা রিজনের কারণে ইম্পর্টেন্ট, কারণ ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স, ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স এই পার্টিকুলার বছরত মানে 1872 এটো ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল। 1872 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद 1872 में यार विशद लिखिए बड़ो 1872 में দুটা बहुत माने एक्सपेंसिव स्कूल इंडियात बनवा हल, দুটা बहुत एक्सपेंसिव स्कूल बनवा हल। এটা নাম আছিল मायो स्कूल। मायो स्कूल बोल के एक स्कूल इंडिया में स्थापित किया गया, और एक स्कूल था और एक कॉलेज था, नाम था राजकोट कॉलेज। राजकोट कॉलेज, ठीक है। मायो स्कूल और राजकोट कॉलेज को स्थापित किया गया। मायो स्कूल बारू कोत आछे अजमेर, और राजकोट कॉलेज कोत आछे, राजकोट कॉलेज कोत आछे राजकोट गुजरात, यस गुजरात, गुजरात। क्लियर, सो मायो स्कूल और राजकोट कॉलेज, ये दो कॉलेज को स्थापित किया गया। अजमेर कहां पे है पता है क्या? अजमेर कहां पे है? हाँ, राजस्थान ना। बसंत को इंडिया का मैप बनाने देंगे तो दिकदारी है। राजस्थान, ये राजस्थान में है अजमेर। आपका मायो स्कूल और राजकोट कॉलेज बनाया गया था। अभी देखिए, ऑब्वियस बात है, उस टाइम का वाइसरॉय कौन था? ये सब चल रहा है किसके किसके काल में चल रहा है, किसके रूल में चल रहा है? तो वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड मायो था। तो अपने नाम के हिसाब से वो मायो स्कूल बनाया, राजकोट कॉलेज बनाया। ये दोनों कॉलेज, ये दोनों स्कूल बहुत खास है, कारण ये दोनों बहुत खास है और ये आज भी एग्जिस्ट करता है। আজি যদি আপনি যায় আপনি দুটা কলেজ পাবো, কারণ কি এটু বারো আমার বা আপনার নিচিনা বারো মিডল ক্লাস বা লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির কারণে নাছিল। দিস টু কলেজেস ওয়ার অনলি মেড ফর প্রিন্সেস, किंग्स, प्रिंस और प्रिंसेस, माने जो लोग पैसे वाले हैं, जमींदार है, राजा है, उन लोग के लड़का या लड़की को पढ़ाने के लिए ये दो कॉलेज अलग से बनाया गया था। बात क्लियर है, ये आज भी आपका है। अभी लॉर्ड मायो जब वाइसरॉय बना था, उस टाइम से आप बोल सकते हैं इंग्लिश रूल, ब्रिटिश और जो इंग्लिश रूल एटूर माने उल्टी गिनती तब से शुरू हो गया था। बिकॉज लॉर्ड मायो का एडमिनिस्ट्रेशन उतना कुछ खास था नहीं। लॉर्ड मायो 1872 पार्टिकुलर बছর 1872 এই বছরত लॉर्ड मायो उनको थोड़ा अंडमान घूमने का मन हुआ कि जाते हैं थोड़ा अंडमान घूम के आते हैं। ट्रिप टू अंडमान एंड निकोबर आइलैंड देखते আন্দামানত গল ভিজিটৰ কাৰণে আন্দামান গল। এতে আন্দামান নিকোবৰ আইল্যান্ডৰ এটা ফেমাস জেল আছে, কি নাম? उसके लिए जाने का जरूरत नहीं है, उसको पता है। अंडमान निकोबर आइलैंडर এটা बहुत फेमस जेल আছে जो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसके ऊपर कुछ दिन नहीं, कुछ महीना पहले नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आया था, नाम था काला पानी। अंडमान निकोबर आइलैंडर এটা জেল আছে, नाम হল সেলুলার জেল। सेलुलर जेल
ক'ত আছে বাৰু আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक फेमस जेल है नाम हो सेलुलर जेल आपका कोई रिलेटिव या दोस्त अगर अंडमान जाएगा इसका फोटो फेसबुक में जरूर देगा क्लियर इसको हम लोग काला पानी भी बोलते हैं इसको हम लोग काला पानी भी बोलते हैं सो ए लॉर्ड मायो 1872 যেতিয়া अंडमान निकोबार आइलैंड विजिट करिले तेखेते बोले जे ना मैं आया हूं तो सेलुलर जेल थोड़ा घूम के आता हूं सेलुलर जेल का थोड़ा मैं टहल के आता हूं थोड़ा घूम के आता हूं এই পার্টিকুলার সময়ত এজন আফগানি রেবেল আছিল रेबल अफगानी एजन माने एकदम एकदम माने बहुत हट्टा कट्टा है ये वो जेल तोड़ने में कामयाब हुआ था और वो जस्ट भाग ही रहा था उस टाइम वो भागा था शायद इधर उधर करके कैसे भी करके भागने का कोशिश कर रहा था उसी बीच लॉर्ड मायो उधर जाके पहुंचे और इसको पता चला कि लॉर्ड मायो इधर आया है इस अफगानी रेबल का नाम था ये अफगानी रेबल और नाम असिल बरू शेर अफरीदी ठीक है इसका नाम था शेर अफरीदी नाम भी शेर है और जैसे कि बुक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है देखने में भी एकदम दारा सिंह जैसे हुआ करता था बहुत हट्टा कट्टा लंबा ऐसे भी अफगान आदमी होता ही है लंबा चौड़ा बहुत हट्टा कट्टा था ये जो था ये शेर अफरीदी जो था ये लॉर्ड मायो को मार दिया मर्डर कर दिया और ऐसे नहीं कि दूर से गोली मारा बम फेंका ऐसा नहीं सामने गया और स्टैब्ड छुरी से उसको मार दिया स्टैब टू डेथ लॉर्ड मायो शेर अफरीदी साकू दी एकेबारे स्टैब कोई तक लोग मर्डर कर दिए थे ठीक है इसीलिए क्वेश्चन आपका हमेशा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है नेम द फर्स्ट वाइसरॉय हु वाज किल्ड इन इंडियन सॉइल नेम द फर्स्ट क्वेश्चन तो लिख लो ऊपर नेम द फर्स्ट वाइसरॉय हु वाज मर्डर्ड और किल्ड इन इंडियन सॉइल इंडिया के सॉइल में सबसे पहले कौन वाइसरॉय को मारा गया था आंसर विल बी लॉर्ड मायो क्लियर लॉर्ड मायो वाज द फर्स्ट वाइसरॉय हु वाज किल्ड और मर्डर्ड इन द इंडियन सॉइल क्लियर सो 1872 तक कहानी हुआ खत्म नेक्स्ट हम लोग कहानी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे ये सब कुछ हो रहा था कौन सा ईयर में ये सब कुछ हो रहा था आपका ईयर था 1872 वाइसरॉय से लॉर्ड मायो और लॉर्ड मायो এই পার্টিকুলার বছরত মার্ডার করা হল বঢ়িয়া এতিয়া নেক্সট ভাইসরয় কোন আহিল জানেনে লর্ড লিটন লর্ড লিটন বুলি এজন ভাইসরয় আহিলে আহাৰ পিছত 1876 লর্ড লিটন ইন্ডিয়াত আহিল ভাইসরয় আছিল লর্ড লিটন इन द ईयर 1876 इंडिया फेमिन আহিল फेमिन क्या होता है पानी बारिश नहीं हो रहा है लगान में जो देखा गया था है ना कि बरसों रखिए क्या गाना था वो मेघ बरसों ना क्या था पानी आपका नहीं आ रहा है तो पूरा सूखा हो गया कोई फार्मिंग नहीं कर पा रहा है कुछ टाइप का एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है प्रिजन जो फार्मर लोग था हालत खराब सो इन द ईयर 1876 there was an acute famine in India result की होल result farmers were in very bad condition farmer অবস্থা আমার যিসকল আমার কৃষি ভাই বন্ধু আছেন তেখেতসকলৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গল বিকজ पानी नहीं आ रहा है बारिश ही नहीं हो रहा है तो क्या करे सो 1876 अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड लिटन और लीडरशिप और अंडरत এটা कमीशन बनवा हल कमीशनर नाम आसिल फेमिन कमीशन ये एग्जाम में आपका बहुत बार आ चुका है कि फेमिन कमीशन कौन सा ईयर में बनाया गया था किसके लीडरशिप में बनाया गया था बनवा হৈছিল বাৰু 1876 फेमिन कमीशन कार लीडरशिप लॉर्ड लिटन लीडरशिप আছিল लॉर्ड लिटन কিন্তু বনাইছিল কোন এটো বনাইছিল বাৰু ৰিচাৰ্ড স্ট্যাচি নাম লিখিব বাৰু যি মানুহজনে বাৰু এটো মেইন বস্তুখিনি প্ল্যানিং দিছিল গোটেইখিনি প্ল্যানিং কৰিছিল তেখেতৰ নাম আছিল ৰিচাৰ্ড স্ট্যাচি
सो लॉर्ड लिटन के अंदर एक ऑफिशियल था, लॉर्ड लिटन वॉज द वाइसरॉय, लॉर्ड लिटन वॉज द वाइसरॉय। उनके अंदर बहुत सारे ऑफिशियल हुआ करता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल। उसमें से एक ऑफिशियल का नाम था रिचर्ड स्टैचे। ये रिचर्ड स्टैचे फेमिन कमीशन को प्लान किया था। कौन सा साल में? 1876 के साल में। क्यों बनाया गया था? कि इंडिया का फार्मर का जो हालत हुआ था, इन लोग को थोड़ा थोड़ा फ्री छोड़ा जाए, लगान ना वसूला जाए। तो इसके चलते मैं आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट मैं बारू स्पेक्ट्राम बहुत धुनिया के क्लास करार आगे बहुत धुनिया के स्पेक्ट्राम पढ़िसु और लगते दुटा तीनटा बेलेग बेलेग सोर्स हिस्ट्री सोर्स तो मैं चाइसु। मुझे किसी भी हिस्ट्री के किताब में भुवन के बारे में जिक्र नहीं हुआ, क्रिकेट मैच के बारे में जिक्र नहीं हुआ, उदित नारायण गाना भी नहीं गाया, और ना बाद में वो लगान वसूलने के लिए 2 गुना लगान देना पड़ेगा, ऐसा स्टोरी मुझे किसी भी बुक में नहीं मिला। हालांकि ये लेकिन जरूर पता चल रहा है 1876 में जब फेमिन आया था, रिचर्ड स्ट्रेचे का जो कमीशन था, फेमिन कमीशन, वो पूरा लगान मुक्त कर दिया था। फार्मर को लगान दिया, एक बसो लगान लगान माने बेसिकली टैक्स, टैक्स नहीं देना पड़ा था। ठीक है, वो क्रिकेट व्रिकेट होना, गाना वाना होना, वो सब आपका हिस्ट्री में नहीं था। ठीक है, ओके। सो 1876 तो ये था, ये आपका बेसिकली फेमिन कमीशन लोया ही लारो। हम इसमें आप लिख सकते हैं कि इंडियन फार्मर्स वेर रिलीव्ड फ्रॉम टैक्सेस। इसमें लिख सकते हैं इंडियन फार्मर्स वेर रिलीव्ड फ्रॉम टैक्सेस। टैक्सेस उन लोग को देना नहीं पड़ा था। फेमिन कमीशन क्यों लाया गया था? उन लोग को टैक्सेस ना देना पड़े, इसलिए लाया गया था। बात क्लियर है? अभी आते हैं 1876 का ही कहानी है। 1876 में फिर से आएंगे। 1876 ऐसे अपने এটা বস্তু চাব ब्रिटिश इंडिया কেতিয়া আহিছিল, কোন ইয়াৰত আহিছিল? कौन सा वो शुभ घड़ी था जिस साल में ब्रिटिश इंडिया आया था? आप लोग गजनी बन जा रहे हैं दिन ब दिन। है आमिर खान पार्ट 3 हो जाएगा आपका, गजनी पार्ट 3। 2-4 दिन तो पहले क्लास किए थे वो सब। हेक्टर बोल के आपका ये था, भूल गए? कृष्णो 1608 1608 में आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जहांगीर के दरबार में आया था, 2 साल रहा था, बाद में दारू लेके आया था। ये सब कहाँ गया बात है? नहीं होगा, आप लोग को दारू पिलाना पड़ेगा तब जाके याद रहेगा। आइए, सो 1608 और ब्रिटिश इंडिया दाहिसिल। बट मजा का बात यह है 1608 से हम लोग 1876 आ गए हैं। ब्रिटिश का जो क्राउन, ब्रिटिश और जो रानी असिल, क्वीन विक्टोरिया, बाद में क्वीन एलिजाबेथ, जो भी आया, ये इतना साल में कोई भी ब्रिटिश क्राउन इंडिया के कदम में, इंडिया के सॉइल में कदम नहीं रखा। सिर्फ वाइसरॉय भेजता था, गवर्नर भेजता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, इधर मारामारी हुआ था, उधर से वो लोग कंट्रोल करता था, लेकिन मेन जो ये है वो कभी नहीं आया। मान लीजिए ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी आपका 20 साल से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, मान लेते हैं, और आसाम या कोकराझार में कभी नहीं आया, तो सुनने से भी थोड़ा अजीब लगेगा। यही हुआ था। ब्रिटिश क्राउन कितने इंडिया ते नासिल 1876 ब्रिटिश क्राउन असिल क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया असिल ब्रिटिश क्राउन माने ब्रिटिशर रानी। तेखेते इंटरेस्ट देखाले, शोन इंटरेस्ट टू कम टू इंडिया। इंडिया आने के बारे में थोड़ा अपना डिजायर एक्सप्रेस किया कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ सुन रहा हूं इंडिया के बारे में इतने साल से, लेकिन इंडिया कहाँ है, कैसे जाना पड़ेगा, क्या है, वो थोड़ा हम लोग को भी, मुझे भी जाके देखना पड़ेगा। क्लियर है? 1877 জানুয়ারি 1876 এই বস্তুখিনি তেখেতে এনেকে নিজৰ ইচ্ছাটো কলে। 1877 in the month of January, in the month of January, Queen Victoria reached India আহি পালে আৰু তেখেতে। क्लियर? रीच इंडिया। इस टाइम का वाइसरॉय कौन था? इस टाइम का वाइसरॉय था लॉर्ड लिटन। सो लॉर्ड लिटन ने की कोयले जब फर्स्ट टाइम हम लोग का एकदम महारानी इंडिया आ रही है तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। तो लॉर्ड लिटन ग्रैंड दिल्ली दरबार, वाह वेरी गुड, গ্র্যান্ড দিল্লী দরবার বনোৱা হৈছিল। গ্র্যান্ড দিল্লী দরবার
दिल्ली में एक बहुत आलीशान होता है ना, जैसे रामोजी फिल्म सिटी एक पूरा फिल्म सिटी बना दिया है, वैसे ग्रैंड दिल्ली दरबार बनाया गया था, ताकि क्वीन विक्टोरिया को बहुत बहुत मतलब ग्रैंड तरीके से उनको वेलकम किया जाए। तो ग्रैंड दिल्ली दरबार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड दिल्ली दरबार কোন ইয়ারত হৈছিল বাৰু? ইয়ার হবো 1877। কোনে এইটো অ্যারেঞ্জ করেছিল? नाम होगा अपना लॉर्ड लिटन। अभी लॉर्ड लिटन जैसे होता है हम लोग में कॉर्पोरेट में आपको ये तेल मारना थोड़ा होता है, ऑफिसर को ज्यादा तेल मारेंगे तो आपको थोड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा। तो जब ये आपका কুইন ভিক্টোরিয়া जब इंडिया আহি পালে আৰু লর্ড লিটনে ইমান বঢ়িয়াকে বস্তুখিনি অ্যারেঞ্জ কৰিলে, सो क्वीन विक्टोरिया बहुत माने इम्प्रेस्ड, वाह क्या किए हो काम। उसके बाद बोले मैडम यहाँ पे मत रुकिए, और एक बात है। बोले क्या बात है? बोले आपको मैं एक उपाधि दूंगा, माने आपको अभी से इस नाम से जानेंगे, केसरी हिंद। ব্রিটিশ ক্রাউনক একটা উপাধি দেয়া হল কেসরি হিন্দ। কেসরি হিন্দ মানে কি? কেসরি হিন্দ, হিন্দ মানে হিন্দুস্তান, তো केसरी हिंद माने क्वीन ऑफ इंडिया। क्वीन ऑफ इंडिया, वो लोग आपस में ये सब करके खुश हुआ करते थे, ठीक है। सो क्वीन विक्टोरिया लॉर्ड लिटने একটা উপাধি দিলে केसरी हिंद बोली। केसरी हिंद माने क्वीन ऑफ इंडिया। क्लियर है? अभी इसमें क्या हुआ था, इसमें और एक सवाल आता है। आप सिर्फ बैक पूरा स्टोरी आपको उतना शायद नहीं जानना होगा, सिर्फ इतना समझ के रखिए, ये जो ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ था, मोस्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश सोल्जर्स वेर इनवाइटेड। ইয়াতে বাৰু মেইনলি ইন্ডিয়ান গরিব বা দুখীয়া ঘৰৰ এই দুখীয়া পিজেন্ট বা ফাৰ্মাৰক মাতা নাছিল, মেইনলি মাতিছিল কাক, মানে পাব্লিক তো লাগিবই নহয়, পাব্লিকৰ কাৰণে মেইনলি ব্ৰিটিছ মানুহ আছিল আৰু জমিনদাৰ ৰজা তেখেতক মাতিছিল বাৰু। এই আৰু সবে কোট পিন্ধি আছিল বাৰু, एकदम पूरा अच्छा ब्लेजर वेजर डाल के पूरा एकदम रेडी थे। उस बीच में एक आदमी आया था, एक आदमी आया था, उनका नाम था, ये पर्टिकुलर ग्रैंड दिल्ली दरबार का बात हो रहा है, इसमें जितना लोग था सब सूटेड वूटेड था एकदम। उसमें एक आदमी आया था, नाम था गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। अभी गोपाल हरि देशमुख कितने, गोपाल हरि कौन सा जगह का आदमी हो सकता है बोलिए तो, आइडिया से बोलिए। गोपाल हरि देशमुख ऑब्वियसली ये दिल्ली दरबार है, तो गोपाल हरि देशमुख এই দৰবাৰত আহিছিল আৰু তেখেতে বাৰু এজন অকল এই কমপ্লিট মানে ভিৰ যেটো হৈছিল বাৰু, তাতে বাৰু অকল এজন মানুহ আহিছিল যে খাদি কাপড় পিন্ধিছে, खादी नॉर्मल खादी कपड़ा पहने थे, नॉर्मल आपका जो ये होता है जो धोती कपड़ा जो होता है वो पहन के आए थे एकदम सीधा। और उनका ये प्रोटेस्ट करना था कि हम लोग को इंडिया ये है, इंडिया ये नहीं है। तो ये बोलने के लिए वो अपना नॉर्मल जो खादी कपड़ा वो पहन के आया था। मेरा सवाल जो क्वेश्चन में सवाल आता है, क्वेश्चन में सवाल आपका ये आता है कि दिल्ली ग्रैंड दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877। कौन किया था? लॉर्ड लिटन। किसके लिए किया था? क्वीन विक्टोरिया। उनको क्या उपाधि दिया गया था? केसरी हिंद। और इस बीच में एक आदमी आया था खादी कपड़ा पहन के, एक रिवॉल्यूशन के तरीके, एक मतलब उसको प्रोटेस्ट के चलते, एक प्रोटेस्ट शो करने के लिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, कोई मारामारी नहीं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। वो आदमी का नाम क्या था? गोपाल हरि देशमुख। अभी इसमें एक सवाल और है, ये गोपाल हरि देशमुख कौन सा जगह से बिलोंग करता था? वेरी गुड। एक बॉलीवुड में एक एक्टर है, नाम है रितेश देशमुख, नाम सुने हैं? उनका पापा था महाराष्ट्र का सीएम, वो मरने अभी हुए। तो देशमुख हमेशा महाराष्ट्र से बिलोंग करते ज्यादातर, तो गोपाल हरि देशमुख बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। क्लियर है? ओके। रितेश देशमुख नहीं बोलने से गोपाल हरि देशमुख को भूल जाते हैं, रितेश देशमुख बोले तो याद रहेगा। ओके। अभी 1877 लेके कहानी होल एते हमें अलग आगत जाम 1878। आगे बढ़ते हैं, आगे जाए। 1878 कहानी अभी बढ़ के आया है 1878 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज सब फर्स्ट ইয়াতে এটা অ্যাক্ট পাস হল, आर्म्स एक्ट বুলি, आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट বুলি একটা एक्ट पास करा होल। क्या हुआ था? लिखिए पास्ट, आर्म्स एक्ट वाज पास्ट 1878 আহতে আহতে বস্তুখিনি কি হল, অলপ বস্তুখিনি
যিটো সিনাৰিও আছিল এই সময়ত এইটো সিনাৰিওটো বুজাত ট্ৰাই কৰক এই 1878 আহাৰ আগত কেইবছৰ আগত অলৰেডি আপোনাৰ চিপাহী মিউটিনি হৈ গ'ল অৱস্থা বেয়া একেবাৰে এই কাৰণে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 आना का मजबूर हो गया यार पिछले लॉर्ड मायो उसको तो चाकू मार के हत्या कर दिया गया है उसके बाद लॉर्ड लिटन आया और साथ में आपका ब्रिटिश क्राउन सबसे मेन आदमी मेन पावर है उनके सामने प्रोटेस्ट करने के लिए इतना साहस हो गया कि कोई कपड़ा खादी कपड़ा पहन के गया तो ब्रिटिश ये समझ पा रहा था कि सिचुएशन थोड़ा अनरेस्ट हो रहा है सिचुएशन वो मतलब एकदम वो जो एक एक करके हम लोग जगह ले रहे थे टैक्स के नाम पे थे वो अभी सिचुएशन नहीं रहा थोड़ा चेंज हो रहा है तब उसके साथ ये भी देख रहा है कि बहुत इंडियन बेलेग बेलेग फ्रीडम फाइटर है आर्म्स एमुनिशन रखा स्टार्ट कर सबके पास ये कट्टा वाला बंदूक होना शुरू हो गया कब कौन सा पीछे से गोली मार देगा और खत्म पता भी नहीं चलेगा ऊपर कब चल जाएंगे इसलिए आर्म्स एक्ट को पास किया गया मतलब ब्रिटिश हो या इंडियन हो कोई अगर बंदूक अगर रख रहा है उसको लाइसेंस होना जरूरी है जो कि आज के दिन भी एप्लीकेबल है ये आर्म्स एक्ट जो आज के दिन में एप्लीकेबल है जिसमें बोला जाता है लाइसेंस नेसेसरी बिना लाइसेंस का बंदूक रखेंगे तो दिक्कत है सो लाइसेंस बिना लाइसेंस का बंदूक आप नहीं रख पाएंगे ये था आर्म्स एक्ट पास हुआ था कौन से ईयर में 1878 क्लियर क्लियर इतने अपनी कौन यार आगत ভাৰ্নাকুলাৰ प्रेस एक्ट আমি আগতে পাইছো নেকি कौन से ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था इससे पहले 1798 में पास हुआ था प्रेस को बंद किया गया था नोट एक बार उठा के देख सकते हैं फर्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1798 नोट में देखिए जरूर मेंशन होगा 1798 में पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करा हुई टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस यार पिছত 1836 यार पिছত আকৌ 1836 ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট আকৌ আনা হৈছিল এই যে ইম্পোজ যেটো ব্যান আছিল যেটো ৰেস্ট্ৰিকশন আছিল এটো আকৌ উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে থাৰ্ড টাইম আকৌ 1878 ত পাস্ড ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ठीक है इसके बाद 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको एग्जाम में आएगा और ये आता रहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास नहीं हुआ था बिकॉज ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बार नहीं 4 बार टोटल अगर आप ब्रिटिश का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे टोटल 4 बार इसको इंपोज किया गया था एक बार बैन लगाया जाता है एक बार बैन को विड्रॉ किया जाता है एक बार फिर से लगाया जाएगा फिर से विड्रॉ किया जाएगा तो ये आपका तीसरा बार है 1870 और एक बार आगे चलते होगा 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंपोज करा हल कारण कि एटू की एटू मेन इंटेंशन কি আছিল बैन ऑन प्रेस আকৌ প্ৰেছত ৰেস্ট্ৰিকশন করা হল बैन করা হল क्लियर बैन করা হল नेक्स्ट सो आर्म्स एक्ट पास होल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होल नेक्स्ट এটা আহিল सिविल सर्विस एक्ट सिविल सर्विस एक्ट বুলি এটা पास करा হল আপনাদের যদি মনত আছে सिविल सर्विस एक्ट पहले पास हुआ था और सिविल सर्विस एक्ट में पहला इंडियन सिविल सर्विस कौन था सत्येंद्रनाथ टैगोर কোন বছৰত তেখেতে आईसीएस पास কৰিছিল इन द ईयर 1862 में पहला इंडिया से आईसीएस ऑफिसर बना था लेकिन अगर आप थोड़ा पेज को थोड़ा आगे लेके देखिए এই সময় যেতিয়া বাৰু सिविल सर्विस एक्ट पास करा হৈছিল फर्स्ट टाइम এই সময়ত एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 बছर 21 साल तक आप एग्जाम दे पाएंगे उसके बाद नहीं मतलब मिनिमम आप मैक्सिमम 21 साल तक दे पाएंगे अब 21 साल सोचिए आज के दिन में कहां हो पाएगा लेकिन उस साल 21 साल किया गया था ताकि इंटेंशन बार एटो আছিল যাতে কোনো ইন্ডিয়ান যাতে আইসিএস অফিসার হ'ব নোৱাৰে সো আমি দিয়াটো দিলু বাট এনেকে যাতে কোনো হ'ব নোৱাৰে এই কাৰণে সাব প্রেস एक्ट ইম্পোজ কৰা হৈছিল 1780 अराउंड কিন্তু ফার্স্ট আইসিএস অফিসার হল 1862 মোটামুটি 70-80 বছর লাগি গল ফার্স্ট আইসিএস অফিসার ইন্ডিয়ার পৰা হোৱাৰ বাবে জি হোক এতিয়া যেহেতু সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগোর 1862 ফার্স্ট আইসিএস অফিসার হল সো তেখেতসকলে এটা ভয় সোমাই গল কি ভয় যে আজি বাৰু এজনে হৈছে কি গ্যারান্টি আজি পৰা 2 বছৰ পিছত আকৌ যদি দুজনে ওলাই যায় যদি তেতিয়া আমি কি কম আমাৰ যদি এডমিনিস্ট্রেশনাল মেন
आमार कोकराझार डीसी हल मेन सुप्रीम पावर डीसी जो करप्ट ओलाय बस्तु मैनेज कर दिगदार होगा। सो उन लोग का डर था कि अगर इंडियन अगर आईसीएस ऑफिसर ज्यादा बनने लगेगा तो हम लोग का कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए जो 21 साल था, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 21 साल 21 ईयर्स, रिड्यूस किया गया, उसको घटा के रिड्यूस करके उसको 19 साल कर दिया। आपको आईसीएस ऑफिसर बनना है तो 19 साल में बनिए, इसके बाद संभव नहीं है। सोचिए, आप तो बोलेंगे एडीआर ही नहीं हो रहा है आईसीएस ऑफिसर कहा होगा, छोड़िए, है कि नहीं। यार पिছত आरो एटा एक्ट ওলালে सिविल सर्विस एक्टर লগত এটু এটা কন্ডিশন আছিল বাৰু। ইয়াৰ লগত আৰু এটা কন্ডিশন আছিল, এটু আৰু এটা পার্ট আছিল, এটু হল স্ট্যাচুটরি সিভিল সার্ভিসেস। स्टैच्यूटरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैच्यूटरी सिविल सर्विसेज। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये बोला गया था। देखिए कितना उन लोग का मतलब पॉलिटिक्स ज्यादा चलता था, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिटिक्स। 1878 में सिविल सर्विस एक्ट पहले पास किया, पास करार पिছত एटू स्टेटमेंट दिया हल बा एटू ताते आइनत सोमाय दिले যে 21 বছর যেটো क्राइटेरिया আছিল এটো কমাই এটা 19 বছর কইলে, মানে 19 साल से ज्यादा कोई लड़का या लड़की अगर आईसीएस ऑफिसर बनना चाहेगा तो नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज बोले একটা বস্তু ইন্ট্রোডিউস করা হল, মানে এই যে ইন্ডিয়ার পরা যে আইসিএস অফিসার হবো তাতে আকৌ রিজার্ভেশন থাকিব। কি রিজার্ভেশন থাকিব? 1/6। इसको थोड़ा आप लोग लिखेंगे अपने भाषा में। रिजर्वेशन तो কি আছিল যে ইন্ডিয়ার যে জমিদার রজা যিসকলে फाइनली ब्रिटिशक टैक्स दिए তেখেতসকলৰ লৰা বা ছোৱালী মানে प्रिंस বা प्रिंसेस, वो लोग के लिए 1/6 सीट रिजर्व रहेगा, समझे कि नहीं। तो आपका इंडियन का सीट तो ऐसे ही कम, और कम करने के लिए ये कर दिया 21 से 19 साल। अभी जितना सीट रहेगा उसमें बोला है कोई भी आके एग्जाम देके हो जाएगा, नहीं, उसमें से अगर 6 सीट रहेगा या 60, मान लीजिए 60 अगर सीट है उसमें से 10 सीट रहेगा जो लोग जमींदार और राजा का लड़का या लड़की होगा। तो स्टैट्यूटरी जो सर्विस से सिविल सर्विस निकला था, इसमें बोला गया था जे 1/6 ऑफ द सीट्स, 1/6 of the total seats for Indians, 1/6 of the total seats for the Indians will be reserved for Indian prince and princess, Indian prince and princess, ठीक है। 1/6 सीट इंडियन प्रिंस और प्रिंसेस के लिए, प्रिंसली स्टेट जो होगा, जो लोग उनको टैक्स वैक्स देगा उन लोग के लिए ये हुआ था। क्लियर बात है। तो आप लोग ऑलरेडी क्या क्या देखे इसमें, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन सा साल में हुआ था। 1878 में इसको फिर से बैन किया गया है, 1878 बैन करा हल। क्लियर। एतिया होक 1881 आगे जाए। এতিয়া নেক্সট আমার যে ভাইসরয় আহিল, নেক্সট ভাইসরয় আছিল কোন? লর্ড রিপন। লর্ড রিপন वाज द नेक्स्ट वाइसरॉय। और বছর হল 1882 में लॉर्ड रिपन था इंडिया का वाइसरॉय। और 1882 न হয় বড় 1881 हो, सॉरी 1881 कीजिए इसको, 1881। আকৌ ভার্নাকুলার প্রেস एक्ट আকৌ এবার আনা হল লাস্ট টাইম। ভার্নাকুলার প্রেস एक्ट এই হল আপনার फोर्थ टाइम, এই হল আপনার फोर्थ टाइम। ভার্নাকুলার প্রেস एक्ट লৈ অহা হৈছিল फोर्थ टाइम লর্ড রিপন। এতিয়া চাব আপুনি 2-3 বছর আগৰ কথা, 1878 ভার্নাকুলার প্রেস एक्ट ইম্পোজ করা হৈছিল, আৰু ইম্পোজ কৰি কি কৰা হৈছিল, প্রেসক ব্যান করা হৈছিল। এতিয়া আকৌ ব্যানটো উঠোৱা হ'ব। সো উইথড্ৰু द बैन ऑन प्रेस। प्रेस के ऊपर जो बैन था उसको विड्रॉ करने के लिए 1881 में फिर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया है। क्लियर है। इसके बाद 1881 में আৰু এটা নতুন एक्ट পাস করা হৈছিল, ফার্স্ট ফ্যাক্টরি एक्ट। এটা ফ্যাক্টরি যদি চলোৱা হয়, ফ্যাক্টরিত কেনেকে কামখিনি কৰা হ'ব, কি কি নিয়ম ফলো কৰাটো জৰুৰী, এটো বাৰু ফ্যাক্টরি एक्ट ফার্স্ট টাইম পাস করা হল। ফার্স্ট ফ্যাক্টরি एक्ट পাসড।
ये फैक्ट्री एक्ट का क्या मतलब है कि आपका कैसे फैक्ट्री में कैसे काम होगा, क्या नियम फॉलो करना होगा। और ये फैक्ट्री एक्ट जो था, ये जो आपका फैक्ट्री एक्ट था, ये फैक्ट्री एक्ट बेसिकली क्यों लाया गया था? टू प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर। এই যে চাইল্ড লেবার যে হয়, বাচ্চা যেটা কামত লগাই দিয়ে আর কম पैसा दी, ये कम्प्लीटली बंद करा हल 1881। चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। क्लियर? और ये बोला गया था साथ में, ये चाइल्ड लेबर, जब ये जो चाइल्ड लेबर बंद किया गया था, साथ में ये भी बोला गया था कि आप लोग 14 साल के कम, लेस देन 14 ईयर्स, 14 साल के कम किसी बच्चे को आप लोग काम नहीं करवा पाएंगे। लेस देन 14 ईयर्स, 14 বছর কম কোনো বাচ্চাকে আপনি ফ্যাক্টরিত কাম করাবো নোয়ারে। लेस देन 14 ईयर्स, ये था आपका चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। क्लियर? 1882 आगे बढ़े। 1882 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक्ट was passed। বেসিক্যালি এইটো মিনিংটো এতিয়া কৰা এনেকে আপুনি কনসিডার কৰক, পঞ্চায়েতী রাজ, এই যে পঞ্চায়েত সিস্টেম যেটো হয়, পঞ্চায়েতী রাজ বা পঞ্চায়েত সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হল। বহুত স্বাভাবিক কথা। এতিয়া যদি নরেন্দ্র মোদীয়ে ভাবে যদি আমি কমপ্লিট इंडिया মই এতিয়া कंट्रोल করিম, সম্ভव নহয়। अलग अलग जगह में आपको, अगर मोदी का बात छोड़िए, अगर सीएम अगर सोचेगा, सीएम भी क्या करेगा, अलग अलग जगह का अलग अलग मंत्री रखेगा, उसके बाद उस मंत्री का अलग अलग डिपार्टमेंट देगा, पूरा कैबिनेट बनाएगा। यार पिছত अपने सब वार्ड कमिश्नर बोले पोस्ट है, मुंबई ना वार्ड कमिश्नर होता है ना, तो देखिए एक वार्ड में कितना फैमिली रहता होगा, 20, 25, 30, 40, 50, उसको मैनेज करने के लिए अलग से एक आपको वार्ड कमिश्नर बनाया जाता है। अदरवाइज ये अगर लोकली अगर गवर्नेंस ना हो तो देश आपका सिस्टमेटिकली नहीं चल पाएगा। अगर मैं हूं तो कुछ नहीं है, समझे? तो अलग अलग आपको आदमी को देके अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, लोकल गवर्नेंस बनाना पड़ेगा। और ये फर्स्ट टाइम आया आपका 1882 में। 1882 में आया, कौन इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड रिपॉन। इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, नया बात नहीं है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस और फादर का क्या है? जनक का क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस? आंसर आपका होगा लॉर्ड रिपॉन। लॉर्ड रिपॉन इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं? ইয়াৰ পিছত লর্ড রিপনে বাৰু কামখিনি ভালে কৰি আছিল, বাৰু ভাল কামই কৰি আছিল বাৰু, কিন্তু এটা প্ৰবলেম হৈ গ'ল। প্ৰবলেম কি হ'ল? ই কামখিনি বেয়া কৰা নাই, ই বাৰু ইম্পাৰ্চিয়েল হৈ পিনে কোনো বায়াস, মানে নিজে ইংলিছ মানুহ হৈ মই ব্ৰিটিছক ফেভাৰ কৰিম, এই বস্তুটো কৰা নাছিল। আৰু এই লোকাল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট ওলালে, বাৰু বাকি যিবিলাক ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট ওলালে, তাতে কোনো প্ৰবলেম নাছিল। ফ্যাক্টরি एक्ट ওলালে, प्रॉब्लम नासिल। प्रॉब्लम की होल? 1883 लॉर्ड रिपॉन 1883 में खुद एक ब्रिटिश होके ब्रिटिश पावर के सामने खराब हो गए। कारण 1883 लॉर्ड रिपने पास करिले एक नतुन बिल। बिलर नाम की गम पाए ने? बहुत कन्ट्रोवर्शियल आछिल एटु बारो। वेरी गुड, इलबार्ट बिल। इलबार्ट बिल बोली एक बिल लॉर्ड रिपने 1883 पास करिले। ये इलबर्ट बिल क्या हुआ करता था? देखिए, इतना साल तक क्या हुआ करता था, इतना 1883 से पहले तक जुडिशियरी सिस्टम, कोर्ट, ऑब्वियसली ताते आमी पाइছো जे इंडियन जजेस एटा टाइमत इंडियन मानुक अपना जुडिशियरी इनवल्व करा হৈছিল। लास्ट क्लासत पालो নহয়, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, ताते किन्तु इंडियन वाज इन्वॉल्वड इन जुडिशियरी सिस्टम। इट वाज जोआकाली मैं लास्ट क्लास কৈছিলো। बट तब उनको बहुत ज्यादा हाई रैंक वाला पोस्ट नहीं दिया जाता था, जुडिशियरी सिस्टम में होता था, लेकिन वो कुछ
फैसला सुना देगा, अपने से कुछ एक स्टेटमेंट देगा, वो नहीं हुआ करता था। बट इन द ইয়ার 1883 যেতিয়া ইলবার্ট বিল ইন্ট্রোডিউস করা হল, এই ইলবার্ট বিলৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান মানুহ বহুত হাই পজিশন দিয়া হল, তেখেতসকলে কমপ্লিট জাজমেন্ট ল'ব পাৰে। বেসিক্যালি जज বা ইয়ার উপর পোস্ট করে তেখেতক दिया হল। और इससे देखा जा रहा था, इससे देखा यह जा रहा था कि इंडियन के अंदर ब्रिटिश के प्रति तो था, दुश्मनी था, कुछ बोल नहीं पाता था अलग बात था, लेकिन तो नॉर्मल बात है ना, दुश्मनी होगा। तो इंडियन जब जज बनते थे और ब्रिटिश का कुछ मामला चलता था, भर भर के पनिशमेंट देता था, एकदम जितना होना चाहिए तो ज्यादा ही पनिशमेंट दे देता था, मरो इतना ये सब कर रहे हो, तो ज्यादा पनिशमेंट देने लगा। और ब्रिटिश को ये सहन नहीं हुआ। ब्रिटिश बोला कि इंडियन लोग, हम लोग के बोलते हैं ना कि बियर ऑफ डॉग एंड बियर ऑफ इंडियंस, इंडियंस को डॉग्स के साथ कंपेयर करता था, है ना। सो इंडियन মানুহ হয় বা इंडियन হয় আমাক পানিশমেंट দিব, तो होबই নোৱাৰে, ठीक है। इसके बाद आपस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया और लॉर्ड रिपन के अगेंस्ट में बहुत सारे नारे लगने लगे, बहुत सारा प्रोटेस्ट होने लगा कि लॉर्ड रिपने जो बिल ওলাইছে এটো আমার ব্রিটিশৰ এগেইনষ্টত। সো ইন্ডিয়ানস এই পার্টিকুলার বিলৰ জৰিয়তে কি আছিল, যে ইন্ডিয়ানস ওয়ার অ্যালাউড, Indian judges were allowed to pass judgment against British criminal, ব্রিটিশৰ এগেইনষ্ট ইন্ডিয়ান जज जजमेंट দিব পারে। और ইয়াতে बहुत বেশি कंट्रोवर्सी हो गल, बिकॉज चीज थोड़ा ज्यादा हो रहा था, वो लोग मान नहीं लिया चीज को। क्लियर है? क्लियर? 1883 না, 1883 तक हो गया। यार আগত মাজতে এটা বস্তু অলপ মিস হল, ঠিক আছে এটা লিখি লব পাৰো। लॉर्ड रिपन का ही चल रहा था शासन। लॉर्ड रिपन वाज द वाइसरॉय देन। इन द ईयर 1882 কি হল, এটা নতুন কমিশন ইন্ডিয়াত আহিল, এটা নতুন কমিশন বনোৱা হল ইন্ডিয়াত, নাম আছিল হান্টার কমিশন। হান্টার কমিশন ওয়াজ স্টাবলিশড ইন্ডিয়াত, হান্টার কমিশন বনোৱা হল। হান্টার কমিশন বনোৱা হল। এই হান্টার কমিশন নামটো হান্টার क्यों আহিল, बिकॉज इट वॉज हेडेड बाय, जो इनका मेन हेड था, जिसको हेड बनाया गया था, उनका नाम था विलियम हंटर। उनका नाम था विलियम हंटर। सो विलियम हंटर अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड रिपन, ऑब्वियसली लॉर्ड रिपन वाइसरॉय আছিল, আৰু এই হান্টার কমিশন এটা বনোৱা হল। এই হান্টার কমিশনৰ মেইন মানে হেড আছিল বাৰু উইলিয়াম হান্টার। আৰু এই হান্টার কমিশনটো কিহৰ কমিশন আছিল, কি রিলেটেড কমিশন আছিল, এটা একটা एजुकेशन कमीशन আছিল। एजुकेशन, इंडिया में पढ़ाई को कैसे आगे लिया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में कैसे इंपोज किया जाए, वो लेके आपका ये कमीशन आया था। आप लिख सकते हैं ये एजुकेशन कमीशन क्यों बनाया गया था, टू इंपोज बट टू हेल्प इंडियंस लर्न वेस्टार्न एजुकेशन। इंडिया जाते लाहे लाहे वेस्टार्न एजुकेशन फॉलो करे, এই কারণে হান্টার কমিশন ইন্ডিয়াত ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল। কোনে ইন্ট্রোডিউস করেছিল, লর্ড রিপন। কোন ইয়ারত করেছিল, 1882। ইয়ার মেইন হেড কোন আছিল, উইলিয়াম হান্টার। बात क्लियर है, समझे? आगे बढ़े। 1882 লৈকে আমার কাহানি হল। এতিয়া আমি যাম নেক্সট ভাইসরয়। नेक्स्ट वाइसरॉय की नाम होगा लॉर्ड डफरिन। एक्चुअली में वो जो काम किया था, नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं। नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, नेल इन द कॉफिन। कॉफिन में जाके नेल करना मतलब मारना नहीं होता है। कि मिस राभा, नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या होता है,
जो होता है, मुझे क्या पता। नेल इन द कॉफिन माने फाइनल, माने जिसको एकदम लास्ट में यही बाकी था, ये करके पूरा काम अपना तमाम कर लिया एकदम फाइनल, जो एकदम हिट जो होता है, जो जिससे पूरा काम तमाम हो जाए। तो नेल इन द कॉफिन, लॉर्ड डफरिन एक्चुअली में जो काम किया वो डफर जैसे ही काम किया। क्यों, देखेंगे। ফার্স্ট অফ অল 1882 লৈকে আমাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আহক বাৰু 1885 এতিয়ালৈকে বাৰু আমাৰ এংলো বাৰ্মিজ ওয়ার কেইটা হৈছিল? अभी तक हम लोग कितना एंग्लो बार्मिस वॉर देखे हैं? 2 देखे हैं। अभी ये लास्ट एक बार्मिस वॉर था, एंग्लो बार्मिस वॉर, ये तीसरा वाला, थर्ड एंग्लो बार्मिस वॉर, थर्ड एंग्लो बार्मिस वॉर, ठीक है, थर्ड एंग्लो बार्मिस वॉर। और रिजल्ट की होल कंप्लीट बर्मा वाज कैप्चर्ड। कंप्लीट बर्मा का जब मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट आ जा रहा है। कंप्लीट बर्मा वाज कैप्चर्ड। तो ये सवाल हम लोग के ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट एसएससी रेलवेज में जितना ना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एडीआरई, आसाम पुलिस, डीएचएस, डीएमई। क्यों? बिकॉज ये आपका एंग्लो बार्मिस वॉर कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ ईस्ट के साथ रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम के साथ रिलेटेड है। आसाम हालांकि 1826 में कैप्चर हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ यांडरबुश साइन हुआ था, लेकिन 1885 में फाइनली आपका एंग्लो बार्मिस वॉर हुआ और बर्मा वाज कंप्लीटली कैप्चर्ड। यहां पे दिक्कत नहीं था, यहां पे सब सही था, लेकिन दिक्कत हुआ अभी 1885 में। 1885 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। वेरी गुड। 1885 মেইন যেটো বস্তু হৈছিল, যেটো কাৰণে ইয়াক বাৰু ডাফাৰ বুলি কোৱা হল, বা মই কোৱা নাই বাৰু, ব্ৰিটিছে কৈছে বাৰু, যে আইএনসি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওয়াজ ফর্মড। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, যেটোক আমি আইএনসি বুলি কম, ওয়াজ ফর্মড। আইএনসি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, একটা গ্রুপ বনোৱা হল। ইন্ডিয়াৰ ফ্রিডম ফাইটার, ইন্ডিয়ান রিভল্ট, ইন্ডিয়াৰ রিভলিউশনারিজ, ইন্ডিয়াৰ পৰা যেটো বাৰু মানে কি কম বাৰু, প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে এটা চেনেল কৰাৰ কাৰণে আইএনসি বনোৱা হল। আৰু এটো কিন্তু এনেকে নহয় যে লর্ড ডাফরিনৰ মানে নাজানাকে বস্তুখিনি হৈছে, তেখেতে কিন্তু এটো হেল্প কৰিছে যে তেনেকে বনোৱা হয়। बिकॉज তেখেতে বিচাৰিছিল चीज थोड़ा अनबायस्ड होना चाहिए, इंडियन को भी तो मौका देना चाहिए अपना आवाज को रखे, अदरवाइज तो ये बायस्ड हो गया चीज। तो वो इम्पार्शियल होके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के लिए हेल्प किया था। अभी आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का थोड़ा इंफॉर्मेशन, आगे बढ़े। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा ईयर में बना था? 1885। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC was formed. INC was formed in the year 1885. ক'ত বনোৱা হৈছিল? at संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेजत फर्स्ट INC मीटिंग হৈছিল। এই संस्कृत कॉलेज ক'ত আছে? बॉम्बे। बॉम्बे संस्कृत कॉलेजत इंडियन नेशनल कांग्रेसर फर्स्ट मीटिंग হৈছিল আৰু इंडियन नेशनल कांग्रेस বনোৱা হল। এই इंडियन नेशनल कांग्रेसर मेंबर কেজন আছিল? ফার্স্ট মেম্বার ফাউন্ডিং মেম্বার যিসকলে বাৰু মিলি, obviously लॉर्ड डफरिन was there to guide, but mainly officially 3 জন मेंबर আছিল। मेनली कितना मेंबर था? 3 मेंबर। फर्स्ट मेंबर कौन আছিল? फर्स्ट जिसका नाम लेना पड़ेगा वो है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नंबर 2 दादा भाई नेरोजी। और नंबर 3 आकाश, नंबर 3 दिनशो वाचा। एलेन ऑक्टिवियन ह्यूम, दादा भाई नेरोजी और डिंशो वाचा, এই তিনিজন বাৰু আপোনাৰ আছিল ফাউন্ডিং মেম্বার। की मेंबर? फाउंडिंग, या तो फाउंडिंग लिखो पर फाउंडिंग मेंबर, जो लोग लॉर्ड डफरिन का हेल्प मिलने के बाद
ये तीनों मिलके आपका बनाया था। अभी सवाल ये है, सवाल आपका ये आता है, ये तीनों बनाया होगा तो इसमें से कोई प्रेसिडेंट हुआ होगा? इसमें से कोई प्रेसिडेंट हुआ होगा? नहीं, ये तीनों बनाया था। ये तीनों में बाकी तो ऑब्वियसली सब मेंबर तो थे, लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये जो एओ ह्यूम था, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये आपका इनका डेजिग्नेशन था जनरल सेक्रेटरी। इनका डेजिग्नेशन हुआ था जनरल सेक्रेटरी। आईएनसी তেখেতে বাৰু জেনারেল সেক্রেটারি আছিল, জেনারেল সেক্রেটারি অফ আইএনসি কোন ইয়াৰৰ পৰা 1885 পৰা 1911 লৈকে, 1885 পৰা 1911 লৈকে ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ জেনারেল সেক্রেটারি কোন আছিল? এলেন অক্টেভিয়ান হিউম। তেখেতে কিন্তু ইন্ডিয়ান নাছিল, কিন্তু তেখেতে কিন্তু ইন্ডিয়ান নাছিল, কিন্তু তেখেতে বাৰু फिरंगी थे, ब्रिटिश थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में हेल्प किए थे। बात क्लियर है? लेकिन प्रेसिडेंट नहीं था। अभी सवाल ये हुआ, सर इंडियन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट, एक हॉट केक है, हमेशा आता रहता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हाँ, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर होगा अपना उमेश चंद्र बनर्जी। He was the first president of Indian National Congress. First president of INC. First president of Indian National Congress. बात समझे कि नहीं? अभी देखिए, जिसको थोड़ा अभी अलग से थोड़ा, अभी यहां तक बात आपका ठीक था, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गोल, गुटेखिनी हो गोल। अभी मैं थोड़ा बैक स्टोरी बताएंगे। देखिए इंडिया में क्या हो रहा था वो तो बताएंगे ही, बिकॉज 1885 हो गया, नेक्स्ट 1891 से कहानी को शुरू करेंगे। लेकिन उस बीच में थोड़ा सा गैप लेके मैं थोड़ा बाहर के देश में क्या हो रहा था बोलने की कोशिश करेंगे, स्पेशली गांधी जी को लेके। 18 अराउंड इन द ईयर 1891, देखिए 1891 गांधी जन्म কোন বছৰত হল? গান্ধীজি জন্ম কোন ইয়াৰত? 1869। in the year 1891, so 1891 गांधी जी का बयस किमान हो, एज? अगर गांधी जी का आपको उम्र आपको जानना जरूरी है ना, आदमी के बारे में जान रहे तो कौन सा उम्र में वो क्या किए थे? 1890 कितना साल हुआ होगा? 31-32 साल, 31-32 इयर्स। ओके, এই সময়ত गांधी जी बिकम अ लॉयर। गांधी जी बिकम अ लॉयर, ठीक है? क्या गांधी जी तब इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में किसी भी तरीके से टेक पार्ट किया था? आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, नो, नथिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस टाइम तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। गांधी जी लॉयर बना था, जस्ट एक लॉयर बना था, ठीक है? अभी ऑब्वियसली আজিও আপুনি চাই, এজন যেতিয়া আপোনাৰ লয়াৰ হয় তেখেতে প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে, তেখেতে ক্লায়েন্ট লাগে। সো বাট গান্ধীজি নেভাৰ ইউজ টু গেট এনি ক্লায়েন্ট, কোনো ক্লায়েন্ট তেখেতে পোৱা নাছিল। কাৰণ কি? বিকজ উস টাইম obviously there was a judiciary system, তাতে কোর্ট আছিল, তাতে লয়ার আছিল, তাতে जज আছিল, एडवोकेट আছিল, एवरीथिंग was there, बट कहीं ना कहीं एक अनरिटन ये चलता था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल नहीं पाएंगे ना, ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ स्टेप ले पाएंगे। तो घूम फिर के बात वही हो रहा है कि हाँ हुजूरी जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। और गांधी जी उस हित में, उस এই পার্টিকুলার প্রসেসত কেতিয়াও বিলিভ কৰা নাছিল বা কেতিয়াও এনেকে কাম কৰা নাছিল। এইটো মেইন ৰিজন হল বাৰু তেখেতে কেতিয়াও বাৰু কোনো ইয়াতে কোনো কেছ পোৱা নাছিল। বাট মিনহুৱাইল ইণ্ডিয়াৰ এজন বিজনেছমেন আছিল, এজন গুজৰাটী বিজনেছমেন, তেখেতৰ নাম আছিল, ইফ আই এম নট ৰং, তেখেতৰ নাম আছিল দাদা আব্দুল্লাহ। দাদা আব্দুল্লাহ বুলি এজন ৰিচ ইণ্ডিয়ান বিজনেছমেন আছিল, ৰিচ ইণ্ডিয়ান বিজনেছমেন আছিল। তেখেতে গান্ধীজীক ফলো কৰিলে, কেইদিনমান ফলো কৰিলে। তো চাই আছে যে মানুহজনৰ তো আইডিঅলজি বেলেগ, प्रोसेस तो बेलेग, बेलेगर निश्चित बारो हाँ हाँ ना ना सेम, माने जस्ट टोन तो नहीं मिला यार। सो क्या किया, ये दादा अब्दुल्ला जो थे, इनका साउथ अफ्रीका में कंपनी हुआ करता था। दादा अब्दुल्ला हैड अ बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। देखे तो साउथ अफ्रीका का बिजनेस है, ठीक है? सो आपको पता होगा
बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। आपको पता होगा जो आज के दिन में जो सीए बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, लॉयर बनता है, वो लोग ना कंपनी का लॉयर बनता है, फैक्ट्री का अलग से लॉयर है। फैक्ट्री का कुछ भी एक्ट आएगा, कुछ काम होगा, कुछ भी होगा, वो लॉयर उस फैक्ट्री की तरफ से जाके मुकदमा ये करेगा और मैंने कोर्टत যাব বাকিখিনি কাম কৰিব আৰু। সো তেখেতে পালে যে দাদা আব্দুল্লাহ পালে যে মানুহজন বাৰু ভাল মানুহ, অনেষ্ট মানুহ, সো তেখেতক যদি আমি নিজৰ কোম্পানীৰ কাৰণে কিবা কাম কৰাব পাৰো, বিকজ ইণ্ডিয়াত এনেও কাম নাপায়, হয় না নাই? সো যদি কোম্পানীৰ কাৰণে কিবা যদি কাম কৰিব পাৰে বস্তুখিনি বেটাৰ হ'ব। সো ই কি কৰিলে, এই দাদা আব্দুল্লাহ কি কৰিলে, তেখেতে গান্ধীজিক ইনভাইট কৰিলে টু কাম টু साउथ अफ्रीका। गांधी जी चले गए साउथ अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। दादा अब्दुल्ला का कंपनी का नाम था, दादा अब्दुल्ला का जो कंपनी में काम होता था उसका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड को, मैंने कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड को, এইটো বাৰু এটা কোম্পানীৰ নাম আছিল, যি কোম্পানীৰ বাবে তেখেতক লয়াৰ হিচাপে হায়াৰ কৰা হ'ল আৰু তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হ'ল আপুনি সাউথ আফ্ৰিকাত আহক আমাৰ কামখিনি কৰক আৰু। बात हो गया। अभी ये हो रहा था, उससे कुछ साल बाद क्या हुआ, उस टाइम साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बहुत चलता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर आज भी आप देखेंगे, अगर आप लोग क्रिकेट फॉलो करते, बिकॉज मैं क्रिकेट के बारे में बोल सकता हूं, शायद दूसरी जगह भी होगा, मैं क्रिकेट देखता हूं इसलिए बोल पा रहा हूं। क्रिकेट का टीम भी अगर देखेंगे, उस भी आपका आज के दिन में ब्लैक और व्हाइट का रिजर्वेशन है। साउथ अफ्रीका टीम आज के दिन में आपको नहीं मिलेगा कि सब ब्लैक प्लेयर है, नहीं मिलेगा सब व्हाइट प्लेयर है, उसमें ब्लैक का रिजर्वेशन रहेगा, जरूरी है। सो क्या हुआ करता था, जिस टाइम गांधी उधर गए थे उस टाइम ब्लैक ব্লেক ব্লেকৰ ওপৰত মানে যিসকলৰ বডি কালাৰ অলপ ই আৰু, সো তেখেতসকলৰ বহুত ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন চলি আছিল। সো এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত ইন সাউথ আফ্ৰিকা, there was an impact of racism या racial ডিসক্রিমিনেশন আছে। এই সিচুয়েশনত তাতে এটা সাউথ আফ্রিকার একটা बहुत इंपॉर्टेंट जगह नाम हो प्रेटोरिया। अगर आप मेरे कैपिटल करेंसी वाला क्लास किए होंगे उसमें देखे होंगे, साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल होता है, पूरा साल में अलग अलग काम के अनुसार उनका कैपिटल 3 है। केप टाउन बोल के कैपिटल है, ब्लैमफॉन्टेन बोल के कैपिटल है, प्रेटोरिया बोल के कैपिटल है। तो प्रेटोरिया वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन साउथ अफ्रीका। गांधीजी की কইলে প্রেটোরিয়ার পরা কেপটাউন লৈকে এটা ট্রেনৰ ফার্স্ট ক্লাস টিকিট বুক করেছিল। ফার্স্ট ক্লাস টিকিट তেখেতে বুক করেছিল प्रेटोरिया पर केप टाउन जोर बाबे। तो जब जा ही रहे थे उसमें क्या हुआ, कोई एक गोरा आदमी कंप्लेन कर दिया। क्या कंप्लेन किए कि क्योंकि काला आदमी हम लोग के साथ बैठा है तो ये पूरा कोच गंदा हो जा रहा है, बदबू आ रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। काला आदमी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एकदम पीक चल रहा था तब। तो काला आदमी हम लोग के साथ नहीं जा पाएगा, ये एक गोरा आदमी टीटी को कंप्लेन किए। ठीक है, ये चीज को और एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, अगर आप लोग वर्ड नॉट सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ने लगेंगे ताते आप लोग एक वर्ड पाबो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं अपार्थिद। टू डिस्क्रिमिनेट समवन बेस्ड ऑन हिज और हर बॉडी कलर, किसी के बॉडी कलर के बेस करके उनको डिस्क्रिमिनेट कर देना, अछूत बोल देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपार्थिद। ठीक है, ये वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइए अभी प्रेटोरिया পৰা কেপ টাউন লৈকে তেখেতে গৈ আছিল বাৰু ফার্স্ট ক্লাস টিকেটত। সো তেখেতে টিকিট কৰা আছিল বাৰু, বাট যেহেতু टीटी कंप्लेन करा हो, टीटी আহিল, टीटी বাৰু गोरा आदमी था, फिरंगी था, वो आके बोल रहे नहीं आप नहीं जा सकते। उसके बाद इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, उनके पास टिकट था, गांधी जी के पास टिकट आसिल बारू, जेन्युइन टिकट आसिल, टिकट शो करा होइसिल, स्टिल तेखेतक few him out of स्टेशन। কোন স্টেশন? স্টেশনের নাম আছে সেন্ট পিটার মেরিটসবার্গ।
ষ্টেচনৰ নাম আছিল সেন্ট পিটাৰ মেৰিটসবাৰ্গ। এই ষ্টেচনত তেখেতক जोर जबरदस्ती उनको हटा दिया गया था। अभी चीज को समझिए, अभी चीज को समझिए, इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद हम लोग ऑब्वियसली हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बट ईआरपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो घटना हुआ था ये होना हुआ था साउथ अफ्रीका में, लेकिन इसका होना इंडियन हिस्ट्री में बहुत जरूरी था। तब जाके क्या किया, उससे पहले इस सिचुएशन होने से पहले गांधी को आप कभी भी कोई भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। जब इनको गाड़ी से फेंका गया उसके बाद साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो पहला नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किए। आज के दिन में भी साउथ अफ्रीका में बहुत अलग अलग जगह पे जहां पे आपका ब्लैक पीपल का नंबर ज्यादा है, उधर गांधी का स्टेचू आज भी बहुत जगह है, बिकॉज ही वॉज द मेन पायोनियर टू रिवॉल्ट अगेंस्ट दिस रेसिज्म। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में एट द एंड बाद में रेसिज्म को हटाया गया। जब साउथ, ये आगे तक हम लोग जरूर देखेंगे, जब साउथ अफ्रीका में वो रिवोल्ट किया वो भी नॉन वायलेंस रिवोल्ट था, कोई मारामारी नहीं था, इसके लिए टाइम लगा। ये आपका घटना हुआ था कौन सा साल में, 1891। साउथ अफ्रीका में ये आपका पूरा चीज होते 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 लगभग 1905 1906 हो गया था। उस टाइम तक आपका इसका रिजल्ट आया और गांधी फाइनली सक्सेसफुल हुआ। जब ये चीज इंडियन देखे, যেতিয়া বাৰু এইটো ইণ্ডিয়ানে গম পালে যে তাতে মহাত্মা গান্ধী বুলি এজন আছে, তেখেতে এনেকে এনেকে কাম কৰিলে, ইয়াক এতিয়া ইণ্ডিয়াত অনা প্ৰয়োজন। এইখন আমি পিছত চাম। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, তেখেতক মহাত্মা গান্ধীৰ পলিটিকেল গুৰু বুলি কোৱা হয়। তেখেতে গৈছিল, লগতে আৰু এজন ইংৰেজ গৈছিল বাৰু, তেখেতে গৈ পিনে গাংগুলী बोले गांधी ইয়াত লৈ আহিছিল। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी था ये घटना होना, अदरवाइज शायद सिचुएशन अलग होता। ठीक है, अभी आते हैं इंडिया में। हाँ, ये ईयर अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट ईयर कब इनको फेंका गया था, ये ईयर भी लिख के रख सकते हैं। 1893 जून 7, हाँ जून 7 1893, जून 7 1893, जून 7 1893 was the exact date, the date of the incident to হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত গান্ধী তাতে নিজৰ ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ক্লিয়ার? ইয়াতে বাৰু আমি আমাৰ এই পার্ট শেষ কৰো, বিকজ অলরেডি 1 ঘন্টা বেশি ক্লাস হল। নেক্সট পার্টত আমি বাকিখিনি কন্টিনিউ কৰিম। থ্যাংক ইউ সো মাচ।